में कोरोना से मचा हाहाकार। एक दिन में रिकॉर्ड 4,191 लोगों की मौत तो लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में एक्टिव मरीजों का ग्राफ 37 लाख के पार। 2 करोड़ 19 लाख के पास पहुंचे संक्रमित केस, तो 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हुए। बीजेपी के जीत के बाद असम में सीएम उम्मीदवार, बड़ा सस्पेंस। नड्डा से सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिस्वा को बुलाया गया, करेंगे अहम बैठक। और बीजेपी सांसद किरण खेर की तबियत बिगड़ने की उड़ी अफवाहें। पति अनुपम खेर ने कहा, न फैलाएं ऐसी नेगेटिव खबरें। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,191 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से अब तक 2,38,265 लोगों की जान जा चुकी है और लगातार तीसरे दिन 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो ये बेहद ही चिंता का विषय है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 घंटों में 4,01,228 लोगों की पुष्टि हुई है। तो यहां अब तक कुल 2 करोड़ 18 लाख जैसे आंकड़े सामने भी आए हैं। तो 24 घंटों की बात करें तो कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और उनकी जो तादाद है वो 3 लाख के करीब बताई जा रही है। और 24 घंटों में 4,01,228 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई है। तो 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,191 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और कोरोना से अब तक 2,38,265 लोगों की जान जा चुकी है और लगातार तीसरा दिन है जब 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। तो कोरोना से अब तक 2,38,265 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये अब तक कुल संक्रमितों की बात करें तो 2 करोड़ 18 लाख 86 हजार के पास ये संख्या पहुंच गई है। और 24 घंटों की बात करें तो 3,19,469 कोरोना मरीजों की पुष्टि भी हुई है। और हालांकि अगर मरीज ठीक हुए हैं तो 1 करोड़ 79,17,085 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आए दिन मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, लगातार तीसरा दिन है जब 4 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। और 24 घंटों की बात करें तो 4,01,228 मामलों की पुष्टि हुई है और कुल 4 लाख के पास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और वहीं मरीज ठीक भी हुए हैं और उनकी जो तादाद है वो 3.5 लाख के पास पहुंच चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ा। राजीव, क्या कहेंगे आज आप, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर बात आज से 15 दिन पहले की करें तो और आज की स्थिति देखें तो क्या या तो समान दिख रही है या फिर पहले जैसी स्थिति दिख रही है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की स्थिति है वो बिल्कुल सकती नजर आ रही है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर लगातार पिछले 15 दिनों के अंदर जो देखने को मिला था, लगातार ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की मौतें हो रही थी। यहाँ तक कि बेडों की संख्या नहीं थी, यानी कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आप लोग ऑक्सीजन लेके आइए, रेमडीज इंजेक्शन का इंतजाम कीजिए। मगर इस तरीके की जो कहा जा रहा था वो कहीं ना कहीं जनता के लिए दुखद था, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सरकार के लिए कुछ उम्मीद सोच रही थी कि सरकारें कुछ जनता के बारे में करेंगी, मगर कहीं ना कहीं सरकारों के भी हाथ खड़े होते नजर आए। मगर
जिस तरीके से आज की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर अभी भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है। उससे कहीं ना कहीं जनता को जरूर परेशानियां हो रही है, क्योंकि अभी तक अस्पतालों के अंदर इतनी प्रॉपर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन नहीं दी जा रही। क्योंकि हाँ, पिछले 1-2 दिनों के अंदर जरूर ऑक्सीजन दी गई थी, लगभग 730 मैट्रिक टन दी गई थी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी हो रही है। जो ऑक्सीजन को लेकर लगातार कोशिश भी की जा रही है, धरपकड़ भी की जा रही है, मगर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत लापरवाही जरूर है, और जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर अभी भी हालात सुधरे नहीं है। जी, अगर बात लॉकडाउन की करें तो क्या लगता है, अगर दिल्ली की स्थिति की बात करें तो दिल्ली की स्थिति को देखते हुए क्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा देना चाहिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें लॉकडाउन की तो 2 लॉकडाउन यानी कि हफ्ते के 2 लॉकडाउन जरूर लगाए जा चुके हैं, मगर जिस तरीके से अब समय सीमा खत्म होने वाली है दूसरे लॉकडाउन की, तो उससे कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि तीसरा लॉकडाउन कब लगाया जाएगा, मगर व्यापारी संगठनों की माने तो दिल्ली के तमाम व्यापारी संगठनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी और बैठक के अंदर स्पष्ट किया गया कि 17 मई तक के लिए सभी दिल्ली की सभी मार्केटें बंद रहेंगी, ताकि कोरोना जैसी महामारी से थोड़ी बहुत निजात मिल सके और सरकारों को भी राहत मिल सके। मगर देखना होगा क्या दिल्ली सरकार इसके लिए तैयार है, यानी 17 मई तक के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। और इसी के व्यापारी संगठनों ने एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों को एक पत्र लिखा है, ताकि अपील की गई है कि 17 मई तक के लिए सभी मार्केटों को बंद किया जाए, यानी कि लॉकडाउन को आगे किया जाए। और देखना होगा कि उससे कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने की जो पूरी कोशिश की जा रही है, उसके अंदर दिल्ली सरकार और एलजी और दिल्ली के व्यापारी और जनता कितना सहयोग करती है, ताकि कोरोना की चेन टूट सके। जी राजीव, कोरोना की चेन तोड़ना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हालात इतने ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं कि संभालने के लायक ही दिख नहीं रहे हैं। और अगर लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन तो लगाया गया, लेकिन फिर भी हालात और जो आंकड़े हैं फिर भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। और अगर अस्पतालों की बात करें, फिलहाल क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अस्पतालों की तो बिल्कुल अस्पतालों के अंदर स्थिति अभी भी इतनी सामान्य नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, मगर सरकारों के पास कहीं ना कहीं समय रहते हुए समय जरूर था और टाइमिंग था और लगातार कोशिश करनी चाहिए थी, मगर वो कोशिश भी अभी भी धरातल पर कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है। क्योंकि जनता अभी भी परेशान है और जनता लगातार अस्पतालों की तरफ भाग रही है। बेडों की संख्या अभी तक नहीं मिल पा रही है, यानी कि साइड पे तो यानी कि ऐप्स पर तो दिखाया जाता है कि बेड अवेलेबल है, और जब अस्पताल प्रशासन से पूछा जाता है तो उसके अंदर बेड नहीं होते हैं और साफ मना कर दिया जाता है। मगर कहीं ना कहीं जनता अभी भी परेशान है और जनता कहीं ना कहीं सरकार और केंद्र सरकार की तरफ, दोनों की तरफ देख रही है कि जनता सरकार जो है वो जनता के लिए कितना सहयोग कर रही है। मगर अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो कहीं ना कहीं 19,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं। फिर स्थिति बिगड़ी हुई है, मगर हाँ, मरने वालों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है, जो कि लगभग 350 के करीब आंकड़े आ चुके हैं मरने वालों के। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए निरंतर कोशिश की जा रही है। तो वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है और निरंतर कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन का टीकाकरण दिया जा सके। मगर देखना है क्या कितनी जो कोरोना की चेन को तोड़ने में सरकारें कामयाब होगी या फिर। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे और इसी के साथ इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से मुरारी सिंह जुड़ रहे हैं। मुरारी, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अगर बात 15 दिन पहले की करें और अगर आज की करें, क्या स्थिति दिख रही है? साधना, देखें थोड़ी सी राहत मुंबई में जरूर अगर 15 दिन की तुलना में देखा जाए तो हुआ है, क्योंकि 15 दिन के पहले के जो आंकड़े थे वो 8,000 से लेकर 7,000, 10,000 तक आंकड़े आ रहे थे। लेकिन अब जो कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या है वो 3,000 से लेकर 4,000 तक सीमित है। हालांकि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो थोड़ा जरूर बढ़ा है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार काफी चिंतित है। और यही वजह है कि चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, अस्पताल की बात हो या बेड की बात हो, उसे लेकर के लगातार यहाँ काम कर रही है कि जो मरने का आंकड़ा है उसे किसी तरीके से जो सुधारा जाए। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना का तांडव जारी है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है, कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। मुरारी, आपने सही कहा कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो मरने वालों की तादाद है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। चलिए मुरारी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटों की बात करें तो 4 लाख के करीब केस भी आ चुके हैं।
और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिना दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि इस बीच जो चीज सामने आई है, वहीं कर्नाटक से ये पूरी घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीएस येदियुरप्पा के द्वारा लॉकडाउन को लेकर ये घोषणा की जा रही है, तो ऐसे में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में 15 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। सभी होटल, पब और बार बंद रहेंगे। इस दौरान भुजाने बताया जा रहा है कि मांस की दुकानें, सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे से संचालित हो सकती है और ये लॉकडाउन का एक अस्थायी निर्णय है। मैं प्रवासी मजदूरों से अनुरोध करता हूं कि वो कहीं नहीं जाएं। लॉकडाउन में सुबह 10 बजे के बाद एक भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। हमने मौत के मामलों और बढ़ती मामलों की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है। गोवा में कोविड-19 महामारी को काबू में करने के लिए रविवार को 15 दिन का कर्फ्यू लगाया गया। तो यहां मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में 9 मई से 23 मई तक राज्य स्तरीय कर्फ्यू लगाया जाना आवश्यक है और यहां चिकित्सीय आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। तो यहां किराने की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रह सकती हैं। तो बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक टेक अवे की सर्विस के साथ खुल सकते हैं। आपको बता दें कि गोवा में भी अब लॉकडाउन यानी कि अब कर्फ्यू लगाया गया है। तो ये कर्फ्यू 15 दिन का लगाया गया है और ऐसे में आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। तो बताया जा रहा है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा फैसला गोवा सरकार ने बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लिया है। 15 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। वहीं शुक्रवार को सीएम ठाकुर ने कर्फ्यू की जानकारी लेने मुख्यमंत्री ने शिमला के माल रोड का दौरा किया और इस दौरान सीएम के साथ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी भी मौजूद रहे। बता दें कि सीएम ठाकुर ने निरीक्षण भी किया और आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य करने वाले कुछ दुकानदारों से बातचीत भी की। कोरोना कर्फ्यू के बारे में उनके विचार भी जाने गए। उधर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमाना थाना अंतर्गत पुलिस ने नशीली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 240 सीसी कोरेक्स और 1 किलो 50 ग्राम गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपियों में नगर परिषद का कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और ऐसे में कार्रवाई में जुट गई। सूचना मिली थी कि हनुमाना का अनूप गुप्ता है, वो कोरेक्स की खेप ले जा करके और अटरिया में ननकू गुप्ता को सप्लाई करने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पे हमने अटरिया जा करके रेड कार्रवाई की तो 2 लोग संदिग्ध मिले अटरिया स्कूल के पास हाईवे किनारे। एक पुलिस को देख करके एक आदमी पैदल खेतों तरफ भाग गया
दूसरा आदमी अपनी एक ग्लैमर गाड़ी के साथ पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर पता चला कि अनूप गुप्ता है। और उसके कब्जे से मतलब एक झोला था, उसमें 3 बंडल थे कोरेक्स के, ऑनडेक्स कफ सिरप के, जिसमें कुल 90 शीशियाँ थी। फिर वहाँ पे उस ऑनडेक्स कफ सिरप के संबंध में पूछताछ की गई, तो जिसने बताया कि मैं अन्य जो और खेप है, ये हमारी मांगलिक भवन है, मंगल भवन नगर परिषद का, उसके ऑफिस में मैं मतलब रखा हूँ और वहीं से ला करके सप्लाई करता हूँ। फिर वहाँ से आ करके मंगल भवन को खुलवाया गया। चौकीदार से पूछा तो चाबी नहीं थी, जिसकी चाबी अनूप गुप्ता के पास थी। और चौकीदार से पूछा गया कि ये जो कमरा है या ऑफिस किसके पोजीशन में रहता है। उनने बताया कि क्या नाम है उनका, शादी है उनके पास रहती है। मौके पर उनको भी बुलवाया गया, उनके समक्ष खोल करके, और मंगलिक भवन के कमरे को चेक किया गया। उसमें 150 सीसी और ऑनडेक्स कफ सिरप तथा 1 किलो 50 ग्राम के कागज। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ये ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ हमारे 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी 1505, उसके बाद 1666 को 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहब। 1666 में औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, उनको हुक्म किया या तो आप राजपाट छोड़ो या आप करो। उनकी बेनती पे गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने परिवार को लेके वहां से पंजाब से चले थे, आनंदपुर साहब से पटने साहब अपने परिवार को छोड़ के गुरु जी यहाँ पहुंचे थे। यहीं बैठ के गुरुजी ने यहाँ की लोकल वासी नेता धोबन थी, जो लोगों को तंग करती थी, उसने गुरुजी के ऊपर भी हमले किए। वो समझ गई कि ये कोई कुदरती पावर है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। गुरुजी ने कहा कि आप भले काम करो, आप क्यों बुरे काम करती है, वैसे ही आपका नाम अमर होगा। तो फिर उसने भले काम किए, उनके नाम से ये शहर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब में सरकारी एजेंसी और निजी व्यापारियों ने खरीद के 28वें दिन पंजाब में 1,70,885 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। आधिकारिक प्रवक्ता ने खुलासा करते हुए कहा कि राज्य के खरीद केंद्रों से कुल खरीद में से सरकारी एजेंसियों ने 1,17,849 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है, वहीं 36 मीट्रिक टन की खरीद निजी व्यापारियों ने की है। साथ ही केंद्र सरकार की एजेंसी एफसीआई ने 17,352.1 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। उधर पंजाब सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में बेअदबी के मामले को लेकर नई एसआईटी गठित कर दी है, और जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। और ऐसे में कोटकपुरा गोलीकांड की घटना की जांच को कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 6 महीने में पूरी करने का निर्देश दिया गया है। एडीजीपी एलके यादव की अगुवाई में नई एसआईटी बनाई गई है, और नई गठित एसआईटी में एडीजीपी एलके यादव, पुलिस कमिश्नर लुधियाना राकेश अग्रवाल और डीआईजी फरीदकोट रेंज सुरजीत सिंह कोटकपुरा गोलीकांड की घटनाओं के संबंध में दर्ज 2 एफआईआर की जांच की जाएगी। तो यहां पंजाब सरकार ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है, और इस कमेटी में एलके यादव, एडीजीपी एलके यादव और ऐसे में बताया जा रहा है कि गोलीकांड में एसआईटी का गठन किया गया है। ऑक्सीजन के लिए देश भर में मची अफरा तफरी के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बड़ी मांग उठाई है। तो यहां ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन को लेकर आ रही समस्याओं के कारण विज ने ये बड़ी मांग की है कि ऑक्सीजन प्लांट्स का संचालन और नियंत्रण सेना या फिर अर्धसैनिक बलों को सौंप देना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा और निरंतर संचालन के लिहाजा से ये कदम उठाया जाना चाहिए। तो यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑक्सीजन की सुरक्षा होना जरूरी है। तो यहाँ अनिल विज ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आज सबसे आवश्यक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं। अगर किसी में कोई गड़बड़ आ जाती है या रुक जाता है तो इलाके के लोगों की सांसें रुक जाती हैं।
इनका स्मूथ चलना और इनकी सुरक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा है कि इनका संचालन और इनकी देखरेख सेना या अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दी जानी चाहिए, ताकि ये सुरक्षित भी रहें और इनकी मैनेजमेंट भी ठीक रहे। नहीं, हमने सब जगह पर बराबर काम किया है, चाहे शहर है चाहे गांव है, और सब जगह पर हमारी टीमें रेगुलर स्तर पर विजिट करती हैं। और अस्पतालों में भी हमारे जो शहर हैं वो गांव और शहर नज़दीक है हरियाणा में, और सबका समान रूप से। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शुक्रवार को दतिया के बग्घी खाना और ग्राम सीतापुर का दौरा किया और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन का वितरण किया गया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सभी से मास्क और 2 गज की दूरी की पालना करने का आग्रह किया गया। बता दें कि गृह मंत्री ने सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने और सर्दी जुकाम और बुखार आने पर तत्काल डॉक्टर को दिखाने की हिदायत दी है। उधर दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी मीडिया हाउस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, सभी या फिर प्रिंट मीडिया भी हो, सभी के लिए एक सामूहिक कोविड-19 टीकाकरण अभियान आयोजित करने का बड़ा निर्णय लिया है। तो यहां सरकार मीडिया कर्मियों के लिए उनके कार्यालयों में टीका अभियान आयोजित करेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद हरदोई, बदायूं, सीतापुर और गौतम बुद्ध नगर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने का बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इसके अलावा घायलों को समुचित उपचार देने के बड़े निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र के आदेश पर गुरुवार शाम राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त रूप से नगर के व्यापारी के तेल के गोदाम में छापेमारी की है। बताया जाता है कि प्रशासन को सरसों के तेल में मिलावट की शिकायत मिली थी। छापे में गोदाम में एक्सपायर डेट का तेल मिला और ऐसे में व्यापारी स्टॉक और लाइसेंस भी नहीं दिखा सके। टीम ने सैंपल जांच को भेज दिया है और वहीं गोदाम मालिक को 7 दिन में लाइसेंस दिखाने को कहा गया है। ये जो है शिकायत आई थी इस पर तेल की मिलावट हो रही है करके, तो प्रशासन एसडीएम महोदय का फ़ोन आया था, उस बिहाफ में यहाँ पे जो है सैंपलिंग की जा रही है और सरसों के तेल की सैंपलिंग करी है हमने। साथ ही जो खराब तेल था उसको फिटवाया भी गया है। बाकी एक्सपायर है ये, इसको भी अलग करवाया गया है। इसके अलावा ये सैंपलिंग ली गई है, कितने ब्रांड के तेल यहाँ मौके पे? तेल के तो 2 ब्रांड हैं यहाँ पे और बाकी सारे ब्लेंडेड ऑयल्स हैं और जो है 3-4 ब्लेंडेड ऑयल्स हैं। और जो अन्य बता रही हैं आप वो क्या है ब्रांड? उसमें है एक महक है, एक अंशिका है और 1-2 और हैं, याद नहीं आ रहे हैं। इसकी सैंपल जो लिए गए उसकी जांच के बाद में आई जाती है तो कार्रवाई होगी क्या? जी बिल्कुल, उसमें जो है कार्रवाई है। अगर सैंपलिंग में नमूने में कोई भी अगर शिकायत आती है तो उसके बाद। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़। पंजाब विच हर दिन टीके लगवाउण दी समर्था वाले सरकारी टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकारी सेहत केंद्रां अते हस्पतालां विच हफ्ते दे 7 दिन बिल्कुल मुफ्त लगाया जा रहा है टीका। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के गोंडा जिले के सपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। तो यहां पंडित सिंह का लखनऊ में इलाज चल रहा था। गोंडा के नवाबगंज निवासी पंडित सिंह पिछले महीने से कोरोना संक्रमित थे। बाद में हालत गंभीर होने के चलते उन्हें लखनऊ के अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। लगभग 15 दिनों से वे लखनऊ अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे और ऐसे में पंडित सिंह ने सियासी सफर की शुरुआत सपा से वर्ष 2095 से बताया जा रहा है कि 1995 से की और 1996 में सपा के टिकट पर गोंडा विधानसभा सीट से विधायक बने और इसके बाद वर्ष 2002 में फिर गोंडा से ही चुनाव लड़े और जीते। वर्ष 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री बने और 2014 में केसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और मोदी लहर में 3 लाख से अधिक वोट पाए गए, मगर बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह ने यहां चुनाव हार गए और इसके बाद अखिलेश यादव सरकार में उन्हें कृषि विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2017 में पंडित सिंह ने गोंडा से अपने बड़े भाई के बेटे सूरज सिंह को चुनाव लड़ाया और खुद तरबगंज से चुनाव लड़े, मगर दोनों ही चुनाव हार गए। बताया जा रहा है इस बीच कि लोकसभा चुनाव 2019 में अब वो फिर गोंडा संसदीय सीट पर सपा प्रत्याशी के तौर पर लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। उधर हरियाणा के फरीदाबाद के शाहूपुरा गांव में पंचायती जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उस वक्त हमला किया जब वो अपनी मां के साथ खेतों में जमीन पर सफाई कर रहा था। यहां पीड़ित का कहना है कि आरोपी हथियारों से लैस होकर आया था और लाठी डंडों से उनके परिवार पर हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं आज सुबह अब मम्मी के साथ अपने साथ आया था। 3 बच्चे में छोटे छोटे फावड़े कुल्हाड़ी थी, जिसकी मैं अपनी सफाई कर रहा था। मैं बड़े बूढ़े ने पाथरा गोबर वगैरह सफाई कर रहे थे अपने यहाँ पे लोट की। उसके बाद हमने तरोई मिट्टी मंगाई थी। उसने दबंग आदमी नैनपाल का नाम ले रहा था, विधायक बीजेपी का जुगेश नाम है, वह लगातार ब्लॉक मेंबर था। हमारी कानून कार्रवाई हुई पहले, जब हमारा समझौता हो गया, लेकिन आज मौजूद उसने अपने दोनों लड़के, एक लड़का फौजी है, एक दूसरा छोटा तो नहीं था, एक बड़ा अपने खुद डंडा था, रोड फौजी पे रोड थी, उस पर डंडा था छोटे पे, पिताजी पे सारे पिस्टल मारू, कारी सी चीज ही मेरे ऊपर पिस्टल है, बंदूक है, क्या हथियार था इस पे। उसने आकर मुझे धमकी फमकी, मैं मम्मी के रोड फोड पिस्टल गोली तो नहीं चलाई इसने, हाँ था हाथ में उसमें। ये थी सब कहानी। ये इसने हम अपनी सफाई कर रहे थे, ये सफाई हम अपनी सफाई कर रहे थे, उसके फिर दबंग आके आदमी आके हम मारा पीटा सब। कितने लोग थे वो जिन्होंने 3 थे सर। किस चीज से हमला? फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरिए। औरंगजेब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। तेग बहादुर महाराज जी के चरणों के विच कश्मीरी पंडित पहुंचे, आ करके फरियाद की। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने दिलासा दिता कि जा करके तुसी औरंगजेब नूं कह देवो कि साडा गुरु तेग बहादुर जी है, उन्हां नूं अपने धर्म विच तब्दील कर लवोगे ते असीं सारे ही इस्लाम धर्म नूं कबूल कर लवांगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गिरफ्तारी के वारंट जारी किए। गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने हिंदू धर्म की रखिया दे लई दिल्ली चांदनी चौक के अंदर बलिदान दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बाबत ये कहा जाता, गुरु तेग बहादुर महाराज जी हिंद की चादर ने। वाहे गुरु